नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आप जानते होंगे कि फ्राइडे को आपका रिजल्ट पीसीएस का आया है और बहुत सारे अभ्यर्थी असफल हुए, बहुत सारे अभ्यर्थी सफल हुए। तो सबसे पहले जो अभ्यर्थी असफल हुए हैं पीसीएस परीक्षा में, उनको मेरी तरफ से एक बार उनकी बहादुरी के लिए, एक बार उनकी मेहनत के लिए बहुत सारा साधुवाद कि इन्होंने मेहनत बहुत जबरदस्त की, लेकिन जो है उनका सिलेक्शन किसी कारणवश नहीं हो पाया है। कोई दिक्कत नहीं है, जो भी लोग असफल हुए हैं प्री 2024 में, वो सभी लोग अपना जो है कॉन्टेंट नंबर दे करके मुझे संपर्क करें, या फिर आप लोग मुझसे संपर्क करें कि क्या आपने त्रुटियां की, क्या आपने गलतियां की हैं। हम लोग उस पर काम करेंगे और 2025 का जो आपका एग्जाम होने वाला है उस पर हम लोग व्यापक स्तर पर काम करेंगे, क्योंकि असफल व्यक्ति का साथ जल्दी कोई नहीं देता है। लेकिन मैं आपके साथ हूं। अगर किसी कारणवश अगर आपका एग्जाम नहीं निकला हुआ है तो मैं आपके पूरे साथ हूं। हम उन पर चर्चा करेंगे कि क्या क्या मिस्टेक आपने की है, कहां कहां पर आपसे गलतियां रह गई हैं, या किसी ने मिसगाइड कर दिया, या आप स्वयं से मिसगाइड थे, या क्या कुछ कंटेंट में आपकी कमी थी। हम लोग सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए या आपको रणनीति अगर 2025 की मेरे साथ बनानी है तो आप लोग जो है क्या कीजिएगा, मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर, जिसका नंबर क्या है 86086044 ठीक 440921, इस पर आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। जिनका भी एग्जाम प्री का क्या हुआ है, नहीं हुआ है, और जिनका प्री हो गया है वो लोग भी संपर्क कर लीजिएगा कि ताकि अब हमें क्या क्या जो है चर्चा करनी है। इसके लिए जो है सैटरडे को एक मैंने वीडियो बनाया हुआ था, आप लोग उस पर व्यापक स्तर पर चर्चा कर लीजिएगा, उस पर देख लीजिएगा भाई किस तरीके से अब हमें जो है आपके मेंस पर जो है फोकस करना है। तो प्री जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ है वो भी संपर्क कर लीजिएगा, और जिनका हो गया वो भी संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी असफल लड़कों के साथ में ज्यादा हूं, क्योंकि भाई उनके साथ जल्दी कोई नहीं होता है, ठीक है। दुनिया सफलता के पीछे भागती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जिनके अंदर कमियां कुछ रहेगी हम उन पर काम करना चाहते हैं, और 2025 में आपको सफलता लेनी है अगर आपका इस बार प्री नहीं हुआ है तो। और बाकी जिनका क्वालिफाई हो गया है वो लोग भी कॉल कीजिएगा, और अपना जो है सारी चीजें जो है हम लोग आगे करेंगे कि किस तरीके से आपको अब जो है मेंस पर काम करना है, ठीक है। चलिए, तो आज है आपका 3 मार्च और आज के हम लोग करंट अफेयर्स पर फोकस करते हैं, यानी कि पहले हम लोग करेंगे लास्ट डे के रिवीजन पर। मैं बार बार आपसे कहता था कि करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ते रहिए, लगातार तैयारी करते रहिए। आप लोग पता नहीं क्या करते थे यार, समझ नहीं आ रहा है मेरे, ठीक है। अभी बहुत सारे कॉल्स मेरे पास आए हैं, उन्हें कहा कि सर मैंने आपके करंट अफेयर्स फॉलो किया था, बढ़िया मार्क्स आए हैं, उसमें हुआ सिलेक्शन मेरा। अब आप लोग पता नहीं क्या करते हो। अब मेरी हैबिट ये नहीं कि मैं आपको यहां पर आके प्रूफ देने लगूं कि मेरे करंट अफेयर्स से इतना प्रश्न आया था, ठीक है, या मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाने लगूं कि देखो इनका क्वालिफाई हुआ, इन्होंने मैसेज किया। वो सब बातें नहीं अच्छी लगती हैं, ठीक है। चलिए आइए, जो है सो है। फर्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, पहले रिवीजन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो भारत 3 से 5 मार्च 2025 तक जयपुर के राजस्थान अंतरराष्ट्रीय केंद्र में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम की मेजबानी करने के लिए तैयार है, ठीक है। मतलब कर रहा है मेजबानी 3 से 5 मार्च, ठीक है। अभी चल रही है बैठक अपने आप में, ठीक है। नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार ऑपरेटिव किसान क्रेडिट कार्ड, यानी कि जिसको हम लोग केसीसी बोलते हैं, केसीसी खातों के तहत आने वाली राशि मार्च 2014 में 4.26 लाख करोड़ रुपए से दोगुनी से अधिक होकर दिसंबर 2024 में 10.05 लाख करोड़ रुपए हो गई है। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड ने 27 फरवरी 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित होने वाले अपने प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार सम्मान की घोषणा की है। यह भी मैंने कल आपको बताया था। इसके अलावा भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिम बंगाल के 158 किलोमीटर तटीय क्षेत्र में सागर कवच अभ्यास किया। देखिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और यह अभ्यास 21 से लेकर के 22 फरवरी 2025 के मध्य में हुआ। कई बार मेरे पास कॉल परसों नरसों आई थी कि सर करंट अफेयर्स में सर फैक्चुअल डेटा नहीं रेडी हो पाता है, फैक्ट मिलता है तो कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है, कॉन्सेप्ट मिलता है तो फैक्ट नहीं मिलता है। लेकिन जो मैं करंट अफेयर्स आपको कराता हूं उसमें फैक्ट और जो है आपका कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर होता है। ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट भी रहता है और फैक्ट भी रहता है, तो कहीं पर आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। बस आप लोग जो थोड़ा सा विश्वास करके मेरे करंट अफेयर्स को फॉलो जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, 40 मिनट भैया जीवन के अपने निकाल दोगे ना, आपको बड़ा फायदा मिलने वाला है, प्लीज, ठीक है। चलिए आगे। केंद्रीय जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 27 फरवरी को मुंबई में एक उच्च स्तरीय उद्योग परामर्श बैठक की अध्यक्षता की है। दूसरा, 22 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी के कुंभी में देश के पहले बायोपॉलीमर संयंत्र का उद्घाटन किया। इसके बारे में ऑलरेडी हमने आपको समझाया हुआ था और ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये यूपी स्पेशल का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे। हाल ही में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने कार्बन बाजार पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 का आयोजन किया। ठीक है, और ये हटा दीजिएगा, 21 फरवरी, इसको क्या करिए हटाइए, ये रॉन्ग लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हटाइएगा इतना। 21 फरवरी को दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। यूनेस्को ने 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया था। ठीक, इसके अलावा पीएम मोदी ने 28 फरवरी को सुंदर नर्सरी नई दिल्ली में भव्य सूफी संगीत महोत्सव जहान ए खुसरो 2025 में भाग लिया। अमीर खुसरो जो है इसमें वो थे, पॉइंट थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर वर्ष 28 फरवरी को कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला में काम करते हुए प्रख्यात भौतिक विज्ञानी सर सीवी रमन द्वारा की गई रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कौन? ये 28 फरवरी क्या मनाया जाता है? साइंस डे, है ना, विज्ञान दिवस। चलिए आगे। अब कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताओ पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। आप सभी लोगों ने सही उत्तर दिया था। आप सभी लोगों को शादवाद है, शुभकामनाएं हैं भगवान जगन्नाथ के जो है सम्मान में। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, अब आज का हमारा पहला करंट अफेयर्स है। ठीक है, ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा और चीजों को फोकस करते हुए चलिएगा भाई, क्या क्या करंट अफेयर्स आज का हमारा चर्चा में है। नंबर 1, आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आधार सुशासन पोर्टल शुरू कर दिया गया है। किसके द्वारा? तो आपका जो ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है ने आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आधार सुशासन पोर्टल, क्या नाम है इसका? आधार सुशासन पोर्टल की शुरुआत की है। ठीक है, किसने? ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। ठीक है, पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जो सचिव हैं, कौन? NS कृष्णन, इन्होंने किया है इसकी शुरुआत। ठीक है, चलिए आगे। बाकी यहां पर कुछ पॉइंट दे रखे हैं कि भाई जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सुशासन प्रमाणीकरण के बाद प्रभावी हो गया है। ठीक है, ये जो संशोधन है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सुशासन यानी कि सामाजिक कल्याण नवाचार ज्ञान संशोधन नियम 2025 के लिए आधार प्रमाणीकरण के बाद प्रभावी हो गया, जिसे आधार कानून 2016 के तहत जनवरी 2025 के अंत में अधिसूचित किया गया था। ठीक है, यह संशोधन निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और समावेशिता को जो है क्या करेगा, जो है बेहतर बनाने में मदद करने के लिए किया गया है। आप जानते होंगे आधार का जो प्रमाणीकरण है वो अपने आप में बड़ी सटीकता के साथ लिया जाता है और डेटा इसमें रिलीज हुआ कि किस प्रकार से आधार कार्ड का इस्तेमाल हम लोग अपनी आईडी को जो है बताने में करते हैं और ये बड़ी पूरी प्रामाणिकता के साथ जो है इसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी इसके लिए और पोर्टल लॉन्च किया गया है कि जिसकी तहत जो है अब आप लोग का जो है जो वेरिफिकेशन होगा सीधे किसी भी साइट पर, प्राइवेट कंपनियां हो कोई भी हो, सीधे डेटा आपको जो है वहां से ले लेगी अपने आप में, तो ये फायदेमंद होगा आपके लिए। ठीक है, अब बताओ, चलिए बाकी ये अधिक लोगों को अनुकूल बनाने, जीवन को सुगम बनाने आदि के लिए किया गया कि भाई आपकी आइडेंटिटी जो हो वो आसानी से लोगों को मालूम चल जाए और दिक्कत ना हो, आपका वेरिफिकेशन जल्दी से हो जाए। ये सब इसके फायदे वादे लिखे गए हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आप बताओ प्रश्न इस पर कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सही है। नंबर 1, सरकार ने आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया यानी स्ट्रीमलाइन अप्रूवल प्रोसेस को सरल बनाने के लिए क्या किया है? आधार सुशासन पोर्टल लॉन्च किया है। बिल्कुल सही बात है। निजी संस्थाओं के ग्राहक संबंधी एप्स में भी फेस ऑथेंटिफिकेशन को एकीकृत किया जा सकता है, जिससे कहीं भी कभी भी जो है आपका प्रमाणीकरण क्या हो जाएगा, संभव हो पाएगा। बिल्कुल सही बात है, 1 और 2 दोनों कथन हो जाएंगे आपका सही, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए भारत द्वारा दरअसल अभी हाल ही में लाओस को $1 मिलियन की दरअसल सहायता जो है दी गई है और ये चर्चाओं में है लाओस, तो ध्यान दीजिएगा। तो भारत सरकार ने लाओस पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जिसको हम लोग इन शॉर्ट फॉर्म लाओस बोलते हैं, को $1 मिलियन की सहायता दी गई है और ये जो सहायता दी गई है ये क्या है? भारत और यूनाइटेड नेशन विकास साझेदारी कोष के तहत दिया गया है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐसे देशों को सहायता करते हैं जहां पर किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। इसका उद्देश्य खाद्य पोषण को, विशेष रूप से चावल के पोषण स्तर को क्या करना है, बढ़ाना है। कहां पर? लाओस में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी मिशन के मुताबिक इस परियोजना को विश्व खाद्य कार्यक्रम लागू करेगा। इसका मकसद लाओस में पोषण सुधारना, खाद्य व्यवस्था को मजबूत करना
और लोगों में जरूरी पोषक तत्वों की कमी को दूर करना है। आप जानते हो कि इस समय लाओस में खाद्य उत्पादन की कमी है अपने आप में, खासकर चावल की, और ऐसे में कहीं ना कहीं भारत सरकार ने जो है ये काम किया है अभी हाल ही में। ठीक है, भारत यूनाइटेड नेशन विकास साझेदारी कोष की शुरुआत जो हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसकी शुरुआत हुई थी भैया कब? जून 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी, और इसी कोष के तहत जो है लाओस को सहायता भारत ने दी है, याद रहेगा। चलिए, इसका उद्देश्य क्या है? विकासशील देशों को, यानी कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, की मदद करना, ताकि वे अस्थायी विकास लक्ष्यों को हासिल कर सके। यानी इस कोष का इस्तेमाल उन देशों के लिए किया जाता है जो देश डेवलपिंग में है, जहां पर पोषण संबंधी समस्या है, जहां पर उत्पादन नहीं हो रहा खाद्यान्न का, वहां पर सहायता देना है ताकि वो विकास की मुख्य धारा में आ सकें और आगे बढ़ सकें। यही इसका क्या है? मोटो है इस कोष का। ठीक है, यह कोष स्थानीय जरूरतों और दीर्घकालिक विकास को प्राथमिकता देता है। अब तक भारत ने इस कोष में $150 मिलियन देने का वादा किया है और 65 देशों में 85 परियोजनाओं का समर्थन किया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि आप वैसे भी जानते होंगे भारत की परिपाटी किस प्रकार की रही है? वसुधैव कुटुंबकम की रही है। ठीक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की रही है, यानी कि सभी विश्व के जो लोग हैं वो क्या है? एक परिवार हैं। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस पद्धति पर जो है सरकार काम करती है, चाहे वो उसका अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो या फिर कोई अन्य संबंध हो। ठीक है, चलिए तो आप लोग बताओ प्रश्न कि हाल ही में भारत सरकार ने लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी कि लाओस को $1 मिलियन की सहायता दी है। इस संबंध में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, यह सहायता भारत यूनाइटेड नेशन विकास साझेदारी कोष के तहत की गई है। बिल्कुल सही बात है, इसी कोष के तहत की गई है हेल्प। दूसरा, इसका मकसद क्या है? लाओस में पोषण सुधारना और खाद्य व्यवस्था को मजबूत करना, यही सब इसका उद्देश्य है। वही पॉइंट यहां पर लिखा है, बस दोनों कथन हो जाएंगे आपके सही, यानी कि सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत यहां तक आपको? चलिए आगे। मशहूर उड़िया अभिनेता भी हाल ही में उत्तम मोहंती हैं, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है और इन्होंने कई जो है उड़िया फिल्मों में काम किया। ठीक है, 80-90 के दशक में खूब छाए हुए थे ये अपने आप में, और हिंदी फिल्म थी एक, उसमें भी उन्होंने काम किया था। अभी क्या हुआ है कि इनका 27 फरवरी की रात में जो है गुड़गांव में के एक हॉस्पिटल में इनका निधन हो गया है। ठीक है, 135 से अधिक उड़िया फिल्मों के में इन्होंने काम किया, और इसके अलावा टेलीविजन जो सीरियल होते हैं उसमें भी इन्होंने काम किया था। ठीक है, 30 बंगाली फिल्मों और एक हिंदी फिल्म, कौन सी? नया जहर। एक हिंदी फिल्म इनकी कौन सी है? नया जहर, इसमें भी इन्होंने काम किया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा, और ये प्रसिद्ध अभिनेता थे, मशहूर अभिनेता, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, चलिए हाल ही में उत्तम मोहंती का निधन हो गया है। उनका निम्नलिखित में से किससे संबंध है? मतलब वो क्या थे? क्रिकेटर थे, अभिनेता थे, बांसुरी वादक थे, या पर्यावरणविद थे? सिंपल सी बात, अभिनेता थे, अभी हमने आपको बताया, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की फ्रांस यात्रा, ये जो हमारे भारतीय सेना के प्रमुख हैं, ये अभी फ्रांस की यात्रा पर थे और उन्होंने वहां पर बातचीत की है, सामरिक दृष्टिकोण से परिचर्चा की है, और अभी ये चर्चाओं में है, तो इनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो प्रश्न आपसे यही पूछ लेगा कि बताओ भारतीय सेना प्रमुख कौन है? तो भारतीय सेना प्रमुख जो है वो है आपका उपेंद्र द्विवेदी। तो पहला पॉइंट तो आपका यही इंपॉर्टेंट, यहीं से हेडिंग से ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, तो एक फैक्ट तो आपका यही निकल गया। दूसरा, अभी फ्रांस की यात्रा पर थे और उन्होंने फ्रांस के नीव सॉपेल में स्थित युद्ध स्मारक पर पुष्प चक्र जो है अर्पित कर प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है उन्होंने। ठीक है, वर्ष 2025 में फ्रांस में आयोजित होने वाले एक्सरसाइज शक्ति, ये जो है फ्रांस में आयोजित होगा एक्सरसाइज शक्ति, जिसमें भारत और पाकिस्तान जो है भारत और फ्रांस शामिल होते हैं। तो इस सैन्य अभ्यास की तैयारियों की समीक्षा भी दरअसल जो है भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने की है वहां पर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि एक्सरसाइज शक्ति किसके बीच का युद्धाभ्यास है? तो आप कहेंगे सर भारत और फ्रांस के मध्य का। ठीक है, इसके अलावा यह वार्षिक सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच युद्ध रणनीति, आपसी समन्वय और सामरिक संचालन क्षमताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। कौन सा युद्धाभ्यास? एक्सरसाइज शक्ति, याद रहेगा। चलिए, कब आयोजित होगा? इसी साल। कहां पर? फ्रांस में। ठीक, चलिए बाकी यात्रा का उद्देश्य दे रखा है कि भाई फ्रांस और के बीच में जो है रक्षा सहयोग को और जो है मजबूत किया सके, ये जो है द्विवेदी जी का क्या है मेन मोटो था वहां पे जाने का। बाकी फ्रांस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या है? आपकी पेरिस इसकी राजधानी है, यूरोपीय संघ का सदस्य है,
क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, जो कि आपका उत्तर में बेल्जियम से जो है लगा हुआ है। उत्तर में किससे लगा हुआ है? बेल्जियम से। ये आप यहां पर आप देखिएगा मैप, ये बेल्जियम है, उत्तर में बेल्जियम से लगा हुआ है, ठीक है। लंग्सबर्ग भी है यहां पर, ठीक है, ये भी देखिए लंग्सबर्ग है आपका यहां पर, ठीक है। पूर्व में जर्मनी है इसके, तो अगर आप पूर्व में देखेंगे तो इसके जर्मनी आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए पूर्व में इसके जर्मनी है, ठीक। स्विट्जरलैंड भी है आपका, ठीक है, स्विट्जरलैंड भी आपका पूर्व में है, ठीक बात है। इटली भी है, बिल्कुल सही बात है, इटली भी है। और दक्षिण पश्चिम में स्पेन, दक्षिण पश्चिम में आपका स्पेन है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। पश्चिम में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, बिल्कुल सही बात है, पश्चिम में अटलांटिक महासागर भी है, ठीक है। दक्षिण में भूमध्य सागर है, दक्षिण में आपका क्या हो जाएगा, यहां पर जो है आपका भूमध्य सागर हो जाएगा, ठीक है, यहां पर इधर इस तरफ, ठीक है। और उत्तर पश्चिम में आपका इंग्लिश चैनल है, उत्तर पश्चिम में इंग्लिश चैनल है, यहां पर आगे जाएंगे तो आपको इंग्लिश चैनल यहां पर मिल जाएगा। तो आप देखेंगे ये पूरा फ्रांस का मैप है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। मैं बार बार कहता हूं कि आपको मैप हर हाल में देखना चाहिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट। देखिए फ्रांस है, इधर देखिए बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, इटली है आपका, फिर ठीक है, ये देखिए आपका स्पेन है इधर आपका, ठीक है। और ये सब जो है चीजें आपके यहां पर दे रखी हैं, इसको आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, कई बार मैपिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग गलती करके चले आते हो। इस प्रकार से यह 3 और सागरों से घिरा हुआ है, कौन? फ्रांस। करेंसी यहां की क्या है? यूरो है, बस, ठीक है, याद देखिएगा। और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है भाई, बताइएगा कमेंट करके मुझे, प्रेसिडेंट कौन है फ्रांस के। चलिए आगे। एक्सरसाइज शक्ति का संबंध किससे है? सिंपल सी बात है, भारत और फ्रांस से, ठीक है। ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत यहां पे? चलिए, नेशनल वाटर वे यानी कि आपका जो रेगुलेशन 2025 है, जिसमें जेट्टी टर्मिनल का निर्माण किया जा रहा है, आप जानते होंगे टर्मिनल का निर्माण शामिल है, और इस पर सरकार काफी तेजी के साथ काम कर रही है। केंद्र सरकार ने एक वक्तव्य के अनुसार नेशनल वाटरवे यानी कि जेट्टी टर्मिनलों का निर्माण रेगुलेशन 2025 को टर्मिनलों की स्थापना में प्राइवेट सेक्टर के निवेश को लाने, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और भारत के विशाल जलमार्ग नेटवर्क के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया। आप जानते होंगे सरकार जलमार्ग पर विशेष फोकस कर रही है, जो हमारा, क्योंकि आप जानते होंगे नदियों का जो है फैलाव है हमारे यहां पर, ऐसा कोई दिक्कत तो है नहीं। तो अगर हम जलमार्ग को अगर हम जो है थोड़ा सा इसको प्रमोट करते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारा जो ट्रेड होगा वो बड़ी तेजी के साथ जो है विकसित होगा, ठीक है, और लोगों को रोजगार भी मिलेगा इससे। तो इन विनियमों के लागू होने से प्राइवेट संस्थाएं अंतर्देशीय जलमार्ग, जो भी अंतर्देशीय जलमार्ग हैं, टर्मिनलों के विकास और विस्तार में अधिक भूमिका निभाएंगी, जिससे इस क्षेत्र के विकास में योगदान मिलेगा। यानी कि जो हमारा जलमार्ग है, अगर इन जलमार्ग को सही करने में अगर जो प्राइवेट कंपनियां अगर वो सपोर्ट करती हैं, तो निश्चित तौर पर जो है फायदा मिलेगा, ठीक है। चलिए, बाकी कुछ पॉइंट यहां पर और दिए गए हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। बाकी पिछले दशक में राष्ट्रीय जलमार्गों पर माल की जो आवाजाही में वृद्धि हुई है, ठीक है, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 18 मिलियन टन से बढ़कर के 133 मिलियन टन हो गया है, जो ट्रेड हमारा हुआ है जलमार्गों से। तो ये डेटा है, इस डेटा को आप लोग क्या करिएगा, मेंस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा भाई, कि कितना हमने वृद्धि की है अभी। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है, जलमार्गों से संबंधित। चलिए आगे, अब आप लोग बताइएगा निम्नलिखित कथनों में कौन सा या से कथन सही है। ये पूरा स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है, कि मतलब जो अभी ये आपका टर्मिनल वाला काम चल रहा है, इसमें जो है प्राइवेट कंपनियों को शामिल किया रहा है, निवेश प्रक्रिया को शामिल करें, और ताकि जो है जलमार्ग हमारा व्यवस्थित तरीके से चले, जल नेटवर्क हमारा बढ़िया हो। यही बात यहां पर लिखी गई है, जो कि अभी हमने पढ़ी है। तो ये पॉइंट आपका सही है ओवरऑल, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ए इज द राइट आंसर, एक मतलब कथन सही है। दूसरा, पिछले दशक में राष्ट्रीय जलमार्गों पर माल की आवाजाही में वृद्धि हुई है। 2023-24 में 18 मिलियन से बढ़कर के 133 मिलियन टन हो गया है, बिल्कुल सही बात है। दोनों ही कथन आपके क्या हैं, सही हैं, इसलिए 1 और 2 यहां पर देखिए कुट में कौन सा है, 1 और 2 यहां पर है, तो सी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए, 9वां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन समिट ये अभी चर्चाओं में है, और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने 28 फरवरी को, कहां पर, किन्होंने, जेपी नड्डा जी ने, है ना, और कब, 28 फरवरी को, कहां पर, उड़ीसा के पुरी में, कौन से नंबर के, 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन समिट का उद्घाटन किया। तो पहली लाइन ही आपके साथ जो है क्या है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा कि किसने, नड्डा जी ने, कब, 28 फरवरी को, कहां पर, उड़ीसा के पुरी में, कौन सा नंबर का, 9वां संस्करण है इसका, ठीक है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, देश भर में सफल स्वास्थ्य पहलों और नवाचारों को प्रस्तुत करना। 2 दिवस का सम्मेलन होगा,
यह शिखर सम्मेलन स्वास्थ्य नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों और प्रमुख हितधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण जो है आयोजन साबित होगा ये। ठीक है, चलिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कब उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन समिट का उद्घाटन किया? अभी हमने आपको बताया। कब इसका उद्घाटन किया है? सिंपल सी बात है भैया, 28 फरवरी को, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूरोपीय आयोग की जो अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ इनकी द्विपक्षीय बैठक हुई। अभी हाल ही में हैदराबाद में इन्होंने जो बैठक में भाग लिया है। और ये वैसे भी जो ये उर्सुला वॉन डेर लेयन है, इनकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत चलती रहती है किसी ना किसी मुद्दे पर, और बढ़िया काम कर रही है अपने आप में। ठीक है, चलिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी को दिल्ली के हैदराबाद हाउस में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ में द्विपक्षीय बैठक की है। दोनों नेताओं ने एक व्यापक व्यापार समझौते के लिए चल रहे वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और व्यापार एवं निवेश संबंधों को बढ़ाने पर भी दरअसल चर्चा की है। और भी कई सारे बिंदुओं पर चर्चा की है, जैसा कि हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है, मैं बार बार आपसे कहता रहता हूं कि भाई ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आजकल बड़ी चर्चा हो रही है। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, बाकी चीजें सुव्यवस्थित चलती रहें, इस पर भी चर्चा की गई है। और उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत महासागर पहल में शामिल होने के यूरोपीय संघ के फैसले का स्वागत करते हैं। किसने कहा? जो आपकी उर्सुला वॉन डेर लेयन जी हैं, उन्होंने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि यूरोपीय संघ के साथ हमारी साझेदारी को बढ़ाने और गति देने के लिए कई निर्माण किए गए हैं। व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश, नवाचार, हरित विकास, सुरक्षा, कौशल और गतिशीलता पर सहयोग के लिए एक खाका भी तैयार किया गया। तो ये सारे मुद्दों पर चर्चा की गई, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे। बाकी आप जानते होंगे, इसके साथ ही भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा की गई। ये क्या है भाई साहब? इसको एक बार जरा गूगल आप लोग करिएगा, या अगर आप जानते हैं तो मुझे बताइए कि ये भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, इसको आगे बढ़ाने की बात कही गई है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अगर आप जानते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, नहीं जानते होंगे तो इस पर हम लोग एक अलग से आर्टिकल कर लेंगे और आपको समझा देंगे। ठीक है, 2024 मेंस वाले के लिए भी ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। 2024 मेंस वाले जो भी ये भर्ती हैं भैया, इसको आप लोग मेंस के पर्सपेक्टिव से रेडी कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी और कई सारे मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की है, इसको भी आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब बताओ यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? अभी जस्ट बताया हमने, कितना आसान है बताओ। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन है, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा है, डॉक्टर नगोजी अकोंजा इवेला है, या उर्सुला वॉन डेर लेयन है। तो बस ए इज द राइट आंसर। कितना आसान है बताओ। ठीक है, चलिए। भारत के 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के परिप्रेक्ष्य में विश्व बैंक की, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है और उन्होंने कहा कि अगर भारत को 2047 तक जो है विकसित भारत बनना है तो उसके लिए इतनी प्रकार की ग्रोथ, इस प्रकार से इतने लेवल की करनी चाहिए। तो वह रिपोर्ट अभी आई हुई है। तो वर्ल्ड बैंक की एक लेटेस्ट रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर भारत को 2047 तक हाई इनकम स्टेटस तक पहुंचने के लिए अगले 22 वर्षों में औसतन 7.8% तक की वृद्धि दर से जो है वृद्धि करने की जरूरत है। यानी कि जब आप 7.8% की दर से वृद्धि करेंगे तब जाकर के जो है आप 2047 में अपने आप को जो है हाई इनकम स्टेटस में शामिल कर पाएंगे। यह विश्व बैंक की एक रिपोर्ट कहती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यह एक ऐसा लक्ष्य है जिसे प्राप्त किया जा सकता है, इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है और भारत प्राप्त कर भी लेगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। विश्व बैंक नहीं कहता तो भी बिकमिंग अ हाई इनकम इकोनॉमी इन ए जनरेशन टाइटल वाले नए इंडिया कंट्री इकोनॉमिक मेमोरेंडम में पाया गया है कि यह लक्ष्य संभव है। ठीक है, तो ये एक अपना रिपोर्ट है, इसमें कहा गया कि भैया ये प्राप्त कर लेगा भारत अपने आप में। ठीक है, 2000 और 2024 के बीच भारत की औसत 6.3% की शानदार वृद्धि दर को मान्यता देते हुए विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि भैया भारत की पिछली उपलब्धियां इसकी भविष्य की महत्वाकांक्षाओं के लिए आधार प्रदान करती है। यानी कि विगत जो अभी 7-8-10 सालों में जो भारत ने प्रगति की है और विगत जो 20-22 सालों में जो प्रगति की है, उस आधार पर कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पर भारत जो है 2047 तक विकसित राष्ट्र अर्थात डेवलप्ड कंट्री के रूप में शामिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए। बाकी आगे इसको कायम करने के लिए, इस गति को बनाए रखने के लिए अगले 2 दशकों में 7.8
जो है प्रतिशत की वृद्धि जरूरी है आपका। ठीक है, तो ये सब बातें यहां पर लिखी गई हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ओवरऑल वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है तो आपके लिए जरूरी हो जाती है। और इस वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट को अब आप लोग मेंस में नोट करिएगा कि भाई किस तरीके से हमें काम करना है। तो बढ़िया, आप एक बढ़िया रेफरेंस दीजिएगा कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि अगर भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है तो इस लेवल की ग्रोथ हमें करनी पड़ेगी। बस अब ये पॉइंट अगर आप अपने मुख्य परीक्षा में लिखते हैं, सोचिए कितना बढ़िया नंबर आपको मिलेगा। निबंध में लिखते हैं तो कितना बढ़िया नंबर मिलेगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि आप करंट अफेयर्स पढ़ते नहीं हो भाई साहब, वन लाइनर पढ़ के चले जाते हो, फिर कहोगे सर जी तो हमारा हुआ ही नहीं कुछ हो। अरे भाई साहब, जब नहीं पढ़ोगे तो क्या कीजिएगा। यहां पर हम लोग जो है बकबक करते हुए चले जाते हैं, इतना सारा कंटेंट देते हैं, उसके बाद भी आप लोग करते नहीं हो। क्या किया जाए, दिक्कत यही है ना कि जब बढ़िया कंटेंट मिलता है तो आप लोग करते नहीं हो काम, समस्या यही होती है। बाकी यहां पर और बातें दी गई हैं कि भाई 4 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिसकी सिफारिश करता है ये, जिसमें ये 4 क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं कि अधिक और बेहतर नौकरियां पैदा करने के लिए माहौल को बढ़ावा देते हुए निवेश बढ़ाना, संरचनात्मक परिवर्तन को बढ़ावा देना, व्यापार भागीदारी और टेक्नोलॉजी को अपनाना, राज्यों को तेजी से और एक साथ बढ़ने में सक्षम बनाना कि भाई स्टेट भी आगे बढ़े तब सब कुछ विकास होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें दी गई हैं, बताई गई हैं। स्टेट को साथ में लेकर चलना, इसका मतलब हो गया कि सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। सहकारी संघवाद क्या, सहकार कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद। स्टेट को साथ में लेकर चलना है, स्टेट और सेंटर में समन्वय स्थापित हो सके, उसमें कोई दिक्कत ना होने पाए। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। यानी कि जब सरकार, यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार जब दोनों मिलकर के काम करेंगे तब जाकर के काम आपका बढ़िया होगा। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को 2047 तक हाई इनकम स्टेटस तक पहुंचने के लिए अगले 22 वर्षों में औसतन 7.8% की वृद्धि दर करने की आवश्यकता होगी। तो ये किसने रिपोर्ट जारी की है अभी, जो है विश्व बैंक ने, यानी कि वर्ल्ड बैंक ने। डी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत, चलिए आगे। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, यह भी चर्चाओं में है। चर्चाओं में इसलिए क्योंकि इसने जो है अभी क्या किया है, त्रिपुरा के सिपाही जाला जिले के पूर्वा लक्ष्मी बिल में अपना पहला सहायक उत्पादन केंद्र जो है स्थापित किया है, तो करने जा रहा है। इसलिए ये भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम जो है चर्चाओं में है। इसका शिलान्यास 1 मार्च 2025 को संपन्न हो गया है और यह केंद्र पूर्वोत्तर क्षेत्र में 45 करोड़ रुपए के निवेश के साथ सहायक उपकरणों के निर्माण और सेवा वितरण में एक नए युग की जो है शुरुआत करने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ओके, चलिए। इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहुंच और सेवा वितरण के लिए विस्तार की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होने वाला है। यानी कि ओवरऑल पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो है इससे कहीं ना कहीं जो है जो भी दिव्यांगजन होंगे और बाकी जो लोग होंगे उनको फायदा मिलेगा, क्योंकि भाई कृत्रिम जो अंग अगर जो है यहां पर इसका बनेंगे तो निश्चित तौर पर फायदा जो है होगा। ठीक है, चलिए। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहां अपना पहला सहायक उत्पादन केंद्र स्थापित करने जा रहा है, तो कहां पर, त्रिपुरा, केरल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कहां पर, अभी हमने आपको बताया त्रिपुरा। तो ए इज द आंसर, राइट आंसर। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 प्रमुख आध्यात्मिक कॉरिडोर विकसित किए हैं। भाई साहब इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है। और अभी आप जानते हो कि महाकुंभ चल रहा था, समाप्त हो चुका है। ठीक है, 26 तारीख को। और इस दौरान जो है 5 प्रमुख आध्यात्मिक जो कॉरिडोर स्थापित किए गए हैं। एक है आपका प्रयाग विंध्याचल काशी कॉरिडोर। ठीक है, इसमें लिखा गया कि भाई प्रयाग से आप विंध्याचल तक की यात्रा कर सकते हैं, ये कॉरिडोर है। डिटेल्स आप लोग पढ़ लीजिएगा पीडीएफ में। ठीक है, कि इस कॉरिडोर के माध्यम से श्रद्धालु प्रयागराज से विंध्याचल, देवी धाम और फिर काशी तक यात्रा कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा कॉरिडोर कितना है, कौन सा है, प्रयागराज अयोध्या गोरखपुर कॉरिडोर, यानी कि प्रयागराज से अयोध्या जाइए, अयोध्या से गोरखपुर जाइए। ठीक है, ये भी है आपका। त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाइए, फिर हनुमान मंदिर, अक्षयवट, सरस्वती कूप के दर्शन कर अयोध्या में रामलला का दर्शन कीजिए और उसके बाद जो है फिर आप लोग जो है गोरखपुर जाकर के गोरखनाथ मंदिर में अपना मत्था टेकिए, वहां पर जाइए, वहां पर पूजा अर्चना कीजिए। फिर प्रयागराज लखनऊ नैमिषारण्य कॉरिडोर, यानी कि पहले प्रयागराज फिर जाइए लखनऊ, लखनऊ से नैमिषारण्य जाइए, यह भी अपना कॉरिडोर अपने आप में। फिर चौथा प्रयागराज राजापुर बांदा चित्रकूट कॉरिडोर, चित्रकूट भी आप लोग जानते होंगे, तो प्रयागराज से आप यहां जा सकते हैं। फिर प्रयागराज मथुरा वृंदावन और सुख तीर्थ यानी कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस के माध्यम से आप यहां पर जा सकते हैं। तो ये 5 कॉरिडोर जो है स्थापित किए गए हैं यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। इसको आप लोग डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट है और ये इससे जो है ग्रोथ बड़ी अच्छी होगी, इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है बड़ी अच्छी होती है, ये जो कॉरिडोर बनाए गए हैं अपने आप में। ठीक है, चलिए। अब आप लोग बताओ कि महाकुंभ 2025 महाआयोजन के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल कितने प्रमुख आध्यात्मिक कॉरिडोर विकसित किए हैं।
2 3 4 5 कितने, तो 5 कॉरिडोर स्थापित किए हैं। 5 के नाम हमने बता दिया। बाकी भैया रिजल्ट आउट हो चुका है पीसीएस का, ठीक है। आप लोग लग जाइए, जिनका नहीं हुआ है, मैं फिर से कह रहा हूं, हताश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। जिनका नहीं हुआ है उनके साथ में पूरे शिद्दत के साथ में हूं। मैंने फिर से कह रहा हूं कि असफल व्यक्ति का साथ कोई नहीं देता, लेकिन मैं आपका साथ दे रहा हूं, मैं आपके साथ हूं। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 8604440920 पर आप लोग संपर्क कर लीजिएगा और बातचीत कर लीजिएगा भाई अब हमें कैसे रणनीति बनानी है। और ऑफर अभी चल रहा है कोर्सेज पर हमारे, ठीक है। जो ऑफर हमारा 28 फरवरी तक का था, ठीक है, उस ऑफर को कोर्स पर हमारे बढ़ा करके इसे 8 मार्च तक कर दिया गया है। यानी कि यूपी पीसीएस का जितने भी कोर्स चल रहे थे, यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज बहुत बेहतर चल रही है और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जो सीरीज हमारी चल रही है वो भी बहुत अच्छी चल रही है। आप लोग दोनों प्रोग्राम से पार्टिसिपेट करिए, आपको जबरदस्त फायदा मिलने वाला है। अगर टारगेट आपका 25 का एग्जाम का है तो 24 का मेंस का है तो भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, जिस पर भी ऑफर 8 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और अगर आपको फाउंडेशन कोर्स हमारा लेना है तो उसके लिए भी आप लोग जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फाउंडेशन कोर्स में हम लोग प्री प्लस मेंस, इंटरव्यू आपका, ठीक है, प्री का पीवाई क्विज, मेंस का पीवाई क्विज, टेस्ट सीरीज, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आपकी बहुत कुछ देंगे। और इंटरव्यू तो अगर आप पहुंच जाते हैं तो वहां पर आपकी सारी फीस भी हम लोग वापस कर देते हैं। तो ठीक है, वो उस प्रोग्राम से भी आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब आप लोग प्रश्न बताइए एक, जिसका उत्तर आपको देना है। विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? जल्दी से मुझे इसका उत्तर बताइए। वर्ल्ड स्पैरो डे कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। प्लीज कमेंट करके बताइएगा। आगे ये उत्तर लेखन कार्यक्रम जो कि मैं आपको बता रहा था कि इस पर भी ऑफर है और आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके मुझसे जो है बातचीत कर सकते हैं। और इसके अलावा पीसीएस की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, पीसीएस की बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, पीसीएस प्री की, ठीक है। एक एक टॉपिक को कराया जा रहा है और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अक्टूबर तक सारे सिलेबस को कमिट कर लेंगे। और पीसीएस का जो बैच हमारा है वो भी जो है रन कर रहा है, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नंबर यहां पर दिया गया है, कांटेक्ट कर लीजिएगा मुझसे डायरेक्टली, ठीक है। अब आप लोग के लिए एक प्रश्न है उत्तर जो है मुख्य परीक्षा के लिए कि यदि भारत को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रगति करनी है तो महिलाओं को उद्यमिता क्षेत्र में आगे बढ़ाना होगा। इस कथन के आलोक में महिलाओं के सामने आने वाली प्रमुख समस्याओं और उनका विकास के मुख्य धारा में अब तक कर लीजिएगा, अब तक ना आ पाने के मुख्य कारणों की चर्चा कीजिए, ठीक है। तो ये आपके लिए प्रश्न है जिसका उत्तर आपको जो है लिखना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका, भैया जी लोग प्रैक्टिस अगर अभी तक नहीं करते तो आपसे शुरू कर दो प्रैक्टिस प्लीज, खासकर 24 मेंस वाले, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आज का इंपॉर्टेंट जो है न्यूज और हम लोग मिलेंगे कल। बाकी पुनः से जिन्होंने पीसीएस का एग्जाम क्वालिफाई किया है उनको शुभकामनाएं हैं, जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है या नहीं कर पाए हैं उनके साथ फुल सपोर्ट है मेरा। और आप सभी लोग कांटेक्ट प्लीज मुझसे करिए, जिनका हो गया है वो भी कांटेक्ट कीजिएगा ताकि हम लोग तैयारी कर सकें 24 मेंस की, और जिनका नहीं हुआ है वो लोग भी कांटेक्ट करिए ताकि हम लोग 25 पर एक व्यापक रणनीति बना करके तैयारी कर सकें, ठीक है। फिर मिलेंगे कल हम लोग, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, हताश मत होना, परेशान मत होना, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, कोई दिक्कत नहीं हुआ तो नहीं हुआ है ना, कहता ना कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले या भी सही वह भी सही। क्या दिक्कत है यार, कोई बात नहीं, 25 में बनेंगे एसडीएम भाई, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। टेंशन मत लेना, ठीक है। फिर मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, खाते पीते रहिए, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, चिल मारिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।